आप तो अपने संप्रदाय के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म, पंथ और संस्कृति तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। धर्म केवल भारत का शब्द है, पूरे विश्व में किसी भी भाषा में धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं है। धर्म का एकमात्र मतलब होता है कर्तव्य पालन, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए वही धर्म है, जो आपकी उस सिचुएशन में ड्यूटी है। मेरा मातृ धर्म अलग है, पुत्री धर्म अलग है, पत्नी धर्म अलग है, सामाजिक धर्म अलग है, परम धर्म अलग है। तो धर्म हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, और पूरे विश्व में धर्म केवल एक है, सत्य सनातन धर्म। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं धर्म में और पंथ में। पंथ की देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पंथ का कोई एक ग्रंथ होता है, पंथ का कोई एक फाउंडर होता है, कोई एक संस्थापक होता है। पंथ की कोई एक पूजा पद्धति होती है। पंथ का कोई एक लाइफस्टाइल, कोई एक डूज एंड डोंट्स, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस सत्य सनातन धर्म तक पहुंचने के जो रास्ते हैं अलग अलग, वो पंथ होते हैं। जैसे कि मेरा है इस्लाम, तो मेरा धर्म सनातन है और मेरा पंथ इस्लाम है। अब बात आती है संस्कृति। संस्कृति मेरी हिंदू है। संस्कृति देखिए किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, हमें प्रकृति ने धरती के जिस जगह पे पैदा किया है, उस जगह की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां की भाषा, वहां की भूषा, वहां का भोजन, वहां के भवन, वहां के भजन, वहां का भेषज यानी कि दवाइयां, उस जगह का जो लाइफस्टाइल होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वो उस जगह की संस्कृति होती है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। ये फर्क हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में भारत क्या है। हिंदू राष्ट्र की बात करना किसी भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय का विरोध नहीं है। हिंदू एक सभ्यात्मक पहचान है, हिंदू एक सांस्कृतिक पहचान है, हिंदू हमारी राष्ट्रीय पहचान है। जैसे रशिया में पैदा होने वाले रशियन, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन, ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू। ये बहुत ही सिंपल चीजें अगर हम परिभाषाएं समझते हैं, लेकिन बौद्धिक आतंकवादी हम लोगों को ये परिभाषाएं अक्सर समझने नहीं देते। फिर एक और भारत विरोधी मानसिकता हम सभी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय ताकतें। CANRC में पैसा आ जाता है दिल्ली जलाने के लिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रकरण हो जाता है, विदेशों से पैसा आ जाता है, वेबसाइट्स बन जाती हैं। वो इंटरनेशनल पावर्स जो कभी चाहती ही नहीं है कि भारत विश्व गुरु बने, वो एक बहुत बड़ी भारत विरोधी मानसिकता भारत में काम कर रही है। एक भारत विरोधी मानसिकता है कन्वर्जन माफिया। बहुत सारी फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भारत में काम कर रही हैं। किसी गरीब आदिवासी बेल्ट में जाते हैं, किसी के भूखे के पेट में 2 रोटी डालते हैं, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देते हैं। मैं फिर कहूंगी कि हम किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके जब वो पंथ परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, अपनी सत्ता फैलाने के लिए लोगों का परिवर्तन करना, एक धर्मांतरण माफिया की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, वहां पर वो विधर्मी हो जाता है और वहां पर उसका विरोध करना हमारा धर्म है, यानी कि हमारा कर्तव्य है। फिर एक और लास्ट बोलूंगी बट नॉट द लीस्ट, 7वीं भारत विरोधी मानसिकता जो भारत के खिलाफ काम कर रही है, वो है कॉर्पोरेट माफिया, यानी कि बाजारवाद, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। उनके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा है। वो उनको बड़ी बड़ी बीमारियां इजाद करनी है, अस्पताल चलने चाहिए, दवाइयां बिकनी चाहिए, कोई मरता है सो मरे, प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, बिजनेस चलने चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये लोग इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। पैसा कमाने के लिए ये लोग देशों को अलग अलग देशों से लड़ाते हैं। इन कॉर्पोरेट माफिया को भी अपने सबसे बड़ा दुश्मन भारत नजर आता है, क्योंकि भारत के मूल में है प्रकृति से मैत्री। हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज पेड़ पौधों में ढूंढ लेते हैं, जल में ढूंढ लेते हैं, मिट्टी में ढूंढ लेते हैं, हवा में ढूंढ लेते हैं, प्राणायाम करके। तो ये 7 भारत विरोधी मानसिकताएं अपना तन मन धन लगाकर भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। एक पूरा नेक्सस है, सब लोग एक हैं और हम लोग बट जाते हैं भाषा में, जाति में, क्षेत्र में, संप्रदाय में और लिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं युवाओं को बताना चाहती हूँ कि भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय बनकर हमें परिस्थिति को, सिचुएशन को देखना पड़ेगा। इन 7 भारत विरोधी मानसिकताओं का हमें प्रतिकार करना है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। और देखिए हम कैसे बटे होते हैं, भाषा के आधार पे बट जाएंगे कभी। अभी जैसे मैं अभियान में मैं पंजाब गई, तो वहां मुझे पता चला कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश शौर्य की भूमि है।
भारत पे जितने भी आक्रमण होते थे पंजाब की तरफ से होते थे, स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया कहा जाता था पंजाब को, इतना फियर्स रेजिस्टेंस उनको मिलता था वहां के बच्चों से। उसको भाषा के आधार पे तोड़ के पंजाब हरियाणा दो अलग अलग स्टेट्स बना दी, बांट के, आपस में एक विरोधाभास डाल के, भाई को भाई से लड़वा के एक अलग ही दो अलग अलग स्टेट्स बना के उनको कमजोर कर दिया। अब कमजोर करने के बाद अब देखिए पंजाब का क्या हाल हो रहा है, पूरे पंजाब को अब नशे में धकेल रखा है। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इंडियन आर्मी में कितने फियर्स फाइटर वो लोग होते हैं, हरियाणा के जाट भाई बहन या पंजाब के सिख भाई बहन। इंडियन आर्मी में आप देखिए एक अलग से बहुत ही फियर्स एक रेजिमेंट होती है उनकी, तो उनको भाषा के आधार पे तोड़ दिया। आज मैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरे देश की सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश को हमेशा जाति में तोड़ेंगे कि इस जाति को उस जाति से लड़ाएंगे। ऐसे ही देखिए हम कैसे बंटते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में हम बंटते हैं। अब क्षेत्र में आप देखिए हम कैसे बंटते हैं, हम लोग खुद ही, हम लोग कभी मजाक बनाते हैं, अरे वो तो बिहारी है, बनाते हैं कि नहीं? हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न्स को हम लोग चिंकी बोल देते हैं कई बार, जाने अनजाने सरदारों के ऊपर, सिख भाई बहनों के ऊपर 12 बज गए, सरदार आ गया, इस तरह के जोक्स मारे गए। तो देखिए ये बौद्धिक आतंकवादी बहुत ही चालाकी के साथ हम लोगों को तोड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है हम जोक मार रहे हैं, हमें लगता है कि हम मजाक की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे भारत पुत्र और पुत्रियां आपस में बट जाते हैं। तो एक सूत्र मैं आप लोगों को आज ही देना चाहती हूँ कि भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय में हमें नहीं बटना है। अगर मैं मुसलमान हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ूंगी, मैं भारत के लिए नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य पालन यही है कि अगर मैं भारत में पैदा हुई हूं तो मैं भारत के लिए लड़ूं। तो देखिए इन चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना है। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, जैसे दूसरे देशों में एक बहुत सिंपल संस्कृति होती है कि वहाँ की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, सब जगह का भजन सिंपल होता है, कॉमन होता है, तो आप पूरी कंट्री की संस्कृति सिंपल होती है। भारत एक नॉर्मल भूखंड नहीं है, भारत में जगह जगह भाषा, भूषा, भोजन, भवन बदलता है, इस कारण हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली हिंदू संस्कृति के बिखरने का मेन कारण ये भी है कि हम, हमारी विविधता को जिसने बांध रखा था, हमने उस चीज को हाथ से छोड़ दिया है। अब वो क्या है वो बांधने वाला सूत्र, ये मैं आखिरी बात आपके साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में आप देखिए अलग अलग आराध्य, अलग अलग पूजा पद्धति है, पंथ की, संप्रदाय की, आराध्यों की या पूजा पद्धतियों की लड़ाई भारत में कभी नहीं रही। करोड़ों देवी देवता माने जाते हैं इस देश में। तो देखिए हम लोगों से जो सूत्र छोटा है हाथ से, वो है प्रकृति। हमारे देवी देवताओं के वाहन जानवर बताए जाते हैं, शिव जी के साथ सांप है, तो श्री कृष्ण के साथ गाय है, तो गणेश जी के साथ चूहा है। तो प्रकृति ही एक ऐसा सूत्र है जो भारतीय संस्कृति की विविधताओं को आपस में बांधती है। हम जब पूजा करते हैं, हम धूप बत्ती भगवान के आगे उनको अर्पण करते हैं या उनको ऑफर करते हैं, तो वो हम प्रकृति को लौटा रहे हैं कि प्रकृति ने हमें सूरज दिया है, चांद दिया है, तो हम भगवान को वो चीज वापस कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें फूल पत्ती दिए हैं, फल फूल दिए हैं, खाने पीने के लिए चीजें दी हैं, दूध दिया है, गाय, कामधेनु, तो हम गाय की बनी हुई चीजें, दूध, मिठाइयां भगवान को ऑफर करते हैं। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है वो हम उन्हें लौटा रहे हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों में पत्ते तोड़ने से पहले मंत्र हुआ करते थे, हमारी संस्कृति में गोपाष्टमी से पहले गाय बैल की पूजा हुआ करती थी, हमारी संस्कृति में हल चलाने से पहले धरती की पूजा हुआ करती थी। तो हम आज जो समाज टूट गया है, आज जो भारत टूट गया है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम अपनी भारतीय हिंदू संस्कृति के मूल यानी प्रकृति से, मैत्री से दूर चले गए। कब हम आखिरी बार जमीन पे नंगे पैर चले थे? हमें ये कॉर्पोरेट माफिया, बाजारवाद ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि हम नंगे पैर चलेंगे, पैर गंदे हो जाएंगे, बैक्टीरिया, बीमारियां लग जाएंगी। 99% बैक्टीरिया शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छे होते हैं। तो देखिए सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं अगर हम देखना चाहें तो, कि क्यों इतनी सारी ताकतें भारत के खिलाफ जुटकर काम कर रही हैं। क्योंकि भारत आर्यवर्त या भारत माता ऐसे ही नहीं थी, भारत माता इसीलिए थी क्योंकि वो पूरे विश्व का पोषण कर सकती थी। प्रकृति ने हमें नवाजा है, हमें, हम आर्यवर्त केवल और केवल अपनी प्राकृतिक संपन्नता के कारण थे। दुनिया के नक्शे में भारत का जो प्लेसमेंट है वो एक मानव जीवन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां केवल भारत में पाई जाती हैं। पूरे विश्व की तकरीबन 16% जैव विविधताएं केवल भारत में पाई जाती हैं। विश्व
विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ धरती भूमि भारत में पाई जाती है। दुनिया की कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो भारत में नहीं हो सकती। तो देखिए, हमें एकात्मता के एहसास के साथ ये समझते हुए कि हम उस प्रकृति का हिस्सा हैं, हिंदू मतलब प्रकृति प्रेमी, ये समझते हुए भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। प्रकृति से ही हम वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटेंगे और इन सातों भारत विरोधी मानसिकताओं का प्रतिकार हम पूरी ताकत के साथ तभी कर पाएंगे जब हम पूरा इन टोटलिटी पूरी सिचुएशन को समझेंगे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ा और बोलना चाहती थी, विषय भी ऐसा है कि बहुत सारी चीजें साझा हो सकती हैं, लेकिन समय के कारण थोड़ा बाध्य हूँ, अभी मुझे निकलना पड़ेगा। अगर किसी का क्विकली कोई सवाल हो या कोई कुछ कहना चाहता है तो आई थिंक मैं और 2 मिनट या 3 मिनट रुक सकती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सोई जी, आपने भारतीय संस्कृति को बहुत कम समय में समझा दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला परिचय, जो परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी औपचारिकता पूरी करनी है। श्रीमान गुप्तेश्वर पांडे जी, आपका जन्म 1961 में बिहार के बक्सर जिले के गुरुआवद गांव में हुआ था। आप 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 2020 में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। करीब 33 वर्षों तक आपने पुलिस सेवा में काम किया है। आप पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हैं स्नातक की पढ़ाई, उसके बाद यूपीएससी के बाद 1987 में भारतीय पुलिस सेवा में आप जुड़े। आप 2015 में जो बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था तो आप गांव-गांव तक इस योजना को पहुंचाए हैं। आपको 2020 के बाद जब आप डीजीपी के पद से कार्य मुक्त हुए, उसके बाद आप कथावाचक के रूप में पूरे विश्व में जाने लगे। विश्व से आपका डिमांड कथावाचक के रूप में हर जगह से आपका डिमांड हो रहा है। अभी अजय जी कुछ कार्यकर्ताओं का परिचय करवाएंगे, उसके बाद आपका उद्बोधन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने राष्ट्रीय युवा शक्ति में अपना बहुमूल्य समय देकर इस संगठन को, आज की बैठक को, स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। परिचय की दृष्टि से प्रथम हमारे बीच में उपस्थित श्री राघवेंद्र पांडे जी, आप मूलतः बिहार के निवासी हैं। वर्तमान में आप दिल्ली पालम में रहते हैं। आपने एमटेक किया हुआ है और आप निजी व्यवसाय करते हैं। आपका सामाजिक क्षेत्र में काफी अनुभव है। आप वैसे बचपन से ही सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, आपका काफी योगदान रहा है। वर्तमान में आप हेलो जी, आवाज आ रही? अजय जी एक सेकंड। ये जो परिचय है संगठनात्मक, इसको अपने आज के जो मुख्य अतिथि हैं और मुख्य आज जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, पहले उनका आशीर्वचन हो जाए, अंत में यह परिचय का कार्य होगा। तो मैं आज के अपने इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में अपने मध्य में परम आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया हम सबको अपने आशीर्वचन से ओतप्रोत करें और हम सभी लोगों को मार्गदर्शन देने का कृपा करें। मेरी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है आवाज आ रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। इस वेब सेमिनार गोष्ठी के माध्यम से जितने भी आत्माएं इसमें जुड़ी हुई हैं, दिव्य आत्माएं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। सुबह जी को मैं सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तो हिंदी नहीं बोलती होंगी शायद, लेकिन इतनी सुंदर हिंदी भाषा में उन्होंने इतने दिव्य विचार व्यक्त किए कि मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो हाल के पिछले कुछ वर्षों में इतना दिव्य भाषण और इतने हृदय की गहराई से बोलना और स्पष्ट बोलना और एकदम सच्चाई बोलना, ये मेरे लिए बहुत ही आह्लादित करने वाला अनुभव है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके माध्यम से देश की सारी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। सुभी जी के लिए ये है और बाकी दो पंक्तियां मेरी और बाकी सारी मातृशक्ति के लिए कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के। तो सुभी जी की जो अभिव्यक्ति हुई उसमें मुझे संपूर्ण दिव्य नारी शक्ति का ये भाव दिखा और ऐसी ही माताओं के चलते, ऐसी ही नारी शक्तियों के चलते हमारा देश जो है पूरे दुनिया में अनोखा है। अनोखा तो अद्भुत तो कई मामलों में है, कई कारणों से है, लेकिन उसमें एक यह भी कारण है कि जैसी मातृशक्ति हमारे हिंदुस्तान में है उसकी मिसाल मिलना पूरी दुनिया में कठिन है। यही वह देश है, देखिए अमेरिका जैसा बड़ा देश जो वियतनाम जैसे छोटे देश से लड़ करके और जब अमेरिकी सैनिक मारे जाने लगे तो अमेरिका की सरकार पर अमेरिकन सिटीजन्स का इतना दबाव बनता था कि लगता था कि अमेरिका की सरकार गिर जाएगी, मतलब इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं। और हमारा देश ये है कि जब शहादत देने के बाद हमारे भारत माँ के सपूतों का 100 गांव में आता है तो माँ, बहनें और बेटियां सरकार से नहीं पूछती कि हमारा सुहाग क्यों उजड़ गया, हमारा भाई क्यों चला गया, हमारा बेटा क्यों चला गया, बल्कि माताओं को मैंने टीवी पर बोलते हुए देखा है कि देश की सरहद की हिफाजत के लिए ऐसे हजारों लाल में कुर्बान कर देती हूँ। ये है भारत की माताएं। सुभी जी को मेरा बहुत बहुत सादर अभिनंदन, प्रणाम और उनके माध्यम से सारी नारी शक्ति को। देखिए समय बहुत कम है और बहुत संक्षेप में सुभी जी ने जितना बोल दिया है उसके बाहर बोलने का कोई भी स्कोप नहीं है। जो चीजें मेरे मस्तिष्क में, यात्रा में हूँ, अभी एक होटल में ठहरा हूँ और किसी तरह से भाग करके समय पहुंचा और तुरंत मैंने जूम भी मुझे चलाना नहीं आता, किसी के सहयोग से इसको चालू किया। मैं बहुत संक्षेप में केवल संकेत भर कर दे रहा हूँ कि देश गुलाम हुआ, आप जानते हैं। ये देश कैसे गुलाम हुआ वो कहानी भी आप जानते हैं। और यहाँ बहुत बाहर की शक्तियां आई, शक आए, हुण आए, कुषाण आए, बहुत सारे लोग आए, बाद में मुगल भी आए, बाहर के आक्रमण इतने हुए, हमारे खजाने को, ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला मुल्क, ये देश इस तरह से विदेशियों ने लूटा। अंग्रेज आए, फ्रेंच आए और अंग्रेजियों ने तो बाकी रही सही कसर भी पूरी कर दी। शोषण के सारे औजारों का इस्तेमाल करके भारत को खोखला कर दिया, लूटे, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की और पूरे हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है उसमें इतनी बड़ी अव्यवस्था फैला दी। हमारे संस्कृत के ग्रंथों का, हमारे वेदों का, हमारे सनातन संस्कृत साहित्यों का अपने ढंग से अनुवाद किया, अपने ढंग से उसकी परिभाषाएं लिखी, उसके आधार पर हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुई और बहुत बड़ा एक संकट, सांस्कृतिक संकट पैदा किया और बहुत सारा मतलब आर्थिक शोषण हुआ। लेकिन बहुत सारे घाटे हैं, उसको गिनाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा घाटा ये हुआ कि उन्होंने हमारे अंदर फूट के बीज बोए, हमारी सनातन संस्कृति को अपभ्रंश किया, दूषित किया और हमारे अंदर कलह पैदा करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान को, और उन्हीं की ये देन थी कि हिंदुस्तान कई टुकड़ों में हुआ। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ, ये पूरा एक ही हिंदुस्तान हुआ करता था जिसमें आज पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। देखिए जब देश आजाद हुआ
बड़ी मशक्कत आजादी की कहानी तो बहुत बड़ी है। लाखों माताओं ने अपने सुहाग लुटाए, अपने अपने लाल को लुटाया, बहनों ने अपने भाइयों को लुटाया, और 16 साल 18 साल के नौजवानों ने ओए माँ मेरा रंग दे बसंती चोला कहते कहते फांसी के फंदे पर अपने को झुला दिया। तब जाकर के आजादी मिली। और जब आजादी मिली तो आजादी इतनी सस्ती नहीं थी, इतने संकट मिले, ये आजादी के साथ इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां मिली जिनसे निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो सौगात में दंगे मिले। विभाजन के समय देखिए हर जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर का की भीषण समस्या थी। तो इससे निपटना हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद देश के नेशन को शेप भी करना था, शेपिंग द कंट्री विद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक न खान पान एक, न बोलचाल एक, न वेशभूषा एक, न रीति रिवाज एक, न हमारा पहनावा एक, लेकिन इसके बावजूद संपूर्ण देश एकता, एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। पूरे देश की आत्मा एक है, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। ऐसे डाइवर्सिटी वाले देश को एक शेप देना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने किसी तरह से इसका सामना किया। दंगों में जो लोग पीड़ित थे, पाकिस्तान से जो लोग मार काट खा करके भाग करके आ रहे थे जान बचा करके, उनको रिहेबिलिटेट भी करना था, वो भी बहुत बड़ी एक चुनौती थी। इसको हम लोगों ने जैसे तैसे किया। इतने इतने बड़े बड़े संकट थे। उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना था, हमने अपना संविधान बनाया। संविधान में हमने ऐसे ऐसे निर्णय लिए कि पूरी दुनिया देखकर चकित रह गई। सबको हमने, सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि हमने एक एक वयस्क नागरिक को बिना जात के आधार पर भेद किए, बिना लिंग के आधार पर भेद किए, बिना संप्रदाय के आधार पर भेद किए वोट का अधिकार दिया। और संविधान में जिन मूल्यों को स्थापित किया, उन मूल्यों की रक्षा करना आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संकेत कर रहा हूं, मतलब डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, इसमें कितनी गंदगी आ गई है वो आप देख रहे हैं। डेमोक्रेसी के सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई, ये भी आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी चुनौती थी, अंग्रेज देकर हमको गया क्या, जहां जो ब्रिटिश इंडिया था उसको तो दे दिया कि भाई आपको दे दिया, इसको मुक्त किया, ये आपका है। अब प्रिंसली स्टेट का क्या करोगे भाई, वो भी 500 से अधिक थे। तो कहा कि ये राज्य हैं, ये चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाए, चाहे तो अपना स्वतंत्र अपना राज अपने को राजा घोषित करके रहें। अरे बाप रे, ये इतनी बड़ी चुनौती थी। मैं कहता हूं सरदार अगर पटेल नहीं होते तो भारत का नक्शा आज जो दिख रहा है वो कभी दिखने वाला नहीं था। न न न न न न न हैदराबाद के निजाम क्या चाहते थे, मणिपुर के राजा क्या चाहते थे, कश्मीर के हरि सिंह कैसे किस परिस्थितियों में आए। कश्मीर आज हमारा जो है, आधा भी जो है वो इसलिए है कि वो पटेल थे। तो ये सारी चुनौतियां थी, पूरे मुल्क को एक शेप देना था, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से हम लोग उभरे किसी तरह से, तो आज ये भारत का नक्शा दिखाई देता है। इसके बाद एक चुनौती थी डेवलपमेंट की देश की, कि सारे सेक्शन के लोगों का समेकित विकास हो। उस चुनौती से हम निकल रहे हैं। अब कितना विकास हुआ इस पर डिबेट हमेशा होता रहा है, ये डिबेट का विषय, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आज जो राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, छोटी छोटी चीजें जिसकी तरफ संकेत किया है चुबी जी ने, कहीं भीम सेना, कहीं मीम सेना, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है, टेररिज्म जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है, कम्युनल वायलेंस जो होते हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, कन्वर्सन की उन्होंने चर्चा की, एक बहुत बड़ी चुनौती है, कई तरह के जिहाद चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उपभोक्तावाद संस्वादी संस्कृति की जो बात की, ये पूरी तरह से वेस्ट की देन है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जहां कभी भी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हुई है। यहाँ पूजा हुई है तप की, तपस्या की, ज्ञान की, त्याग की। यहाँ ये वो देश है हमारी सनातन संस्कृति में कि बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी हो, एक जंगल से लंगोटी बांध करके महात्मा निकलता था तो अपना मुकुट उनके चरणों पर रख करके और साष्टांग पड़ जाते थे लोग। यहाँ त्याग की पूजा हुई है, यहाँ बलिदान की पूजा हुई है, यहाँ सेवा की पूजा हुई है, यहाँ तपस्या की पूजा हुई है। यहाँ कभी भी इस मुल्क में कभी भी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हुई,
क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति नहीं थी यहाँ, लेकिन वेस्ट का ये प्रभाव ऐसा आया अंग्रेजों के आने के बाद, और अब तो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ गया, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, विज्ञान में बहुत सारा विकास हुआ। जो दूरी हम 6 महीना में इंग्लैंड से भारत की तय करते थे, वो आज 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में तय करते हैं। ये विकास हुआ, लेकिन इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, इसकी आज जरूरत भी है, लेकिन इसके साथ पश्चिम की गंदी संस्कृति भी आई। आप देख लिए किस किस तरह के साइट्स चल रहे हैं, किस तरह से हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, किस तरह से उनको पथभ्रष्ट किया जा रहा है, किस तरह से उनके माइंड को, उनकी बुद्धि को, उनके इंटेलेक्ट को कैप्चर किया जा रहा है, किस तरह से उनको मटेरियलिज्म की तरफ ढकेला जा रहा है। तो ये जो संकट है, सबसे बड़ा संकट जो है वो सांस्कृतिक संकट है। मैं बचपन से सुन रहा हूं चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम लड़े भी हैं चीन से 62 में, लेकिन चीन ये बात अच्छी तरह समझता है कि हिंदुस्तान आज 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2022 का हिंदुस्तान है। स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और पाकिस्तान को तो कई बार हम लोगों ने जवाब दिया। मैं एक लाइन में कहूं तो आज की तारीख में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारी सरहद पर आकर के और झंडा अपना गाड़ दे। एक एक आदमी, यहाँ का एक एक नौजवान लड़ने के लिए, कटने के लिए, और इसका प्रमाण भी है, जब जब जरूरत आया है सबने मिलकर के बलिदान भी दिया है। तो हमें खतरा न चीन से है, न हमें खतरा सीधा पाकिस्तान से है, मतलब, लेकिन सारे लोग, सारे दुश्मन, जैसा कि सुभी जी बता रही थी, अपने अपने तरीके से हम पर हमले कर रहे हैं। वो सांस्कृतिक हमले भी हो रहे हैं, वो आर्थिक हमले भी हो रहे हैं, वो हर तरह से हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे कल्चर पर, हमारे सनातन धर्म पर हर तरह से हमले हो रहे हैं। इसमें कोई, जो बातें वो कह चुकी हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। आज देखिए, मतलब अलग अलग तरह के संगठन बने हुए हैं जो पूरे सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी 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 वीडियो जाकर के देखिए यूट्यूब पर, क्या क्या बोलते हैं लोग, उनके अज्ञानता पर तरस आती है। और मुझे बड़ी चिंता होती है, अगर ये चलता रहा दौर और उनका माइंडसेट नहीं बदला तो फिर कैसा आगे का हिंदुस्तान होगा। तो सबसे बड़ा अगर चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, मैं अपना संक्षेप में बता रहा हूं, आज राष्ट्र के समक्ष ये नहीं है कि डायरेक्ट कोई आक्रमण करके हमको गुलाम बना देगा। 135 करोड़ की आबादी वाला देश, एक एक आदमी, एक एक नौजवान कट मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की ताकत अब दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये हम भी जानते हैं, इस सच्चाई को पूरी दुनिया भी समझती है। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा संकट है, इस देश में अब सील का संकट है, इस देश में अब चरित्र का संकट है, इस देश में नैतिकता का संकट है, इस देश में अब मूल्यों का संकट है। आदमी की चेतना के स्तर में इतनी तेजी से गिरावट आ रही है, उस गिरावट को कैसे संभाला जाए। देखो, आदमी से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो अच्छा समाज नहीं बनेगा, अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छा राष्ट्र नहीं बनेगा। तो आदमी, इंसान कैसे अच्छा बने, कैसे हम समझें कि हम सब एक हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा संकट यही है कि देश के लोग एक नहीं हैं। मजहब के नाम पर, जात के नाम पर दूसरे को लड़ रहे हैं, गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। कोई यहाँ रह करके दूसरे मुल्क की बात करता है, कोई यहाँ रह करके तीसरे मुल्क के प्रति अपनी निष्ठा दिखाता है। तो पूरे राष्ट्र निर्माण में केवल भौगोलिक क्षेत्र ही राष्ट्र नहीं होता। एक राष्ट्र को राष्ट्र बनने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो राष्ट्र में रहने वाले, उस देश में रहने वाले एक एक नागरिक के समझे ये देश हमारा है। वतन परस्ती अगर जो नहीं करता है, राष्ट्र प्रेम जो नहीं करता है, उसको किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों को, बुद्धिजीवियों को, जो जागरूक जिम्मेदार लोग हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती है कि हम सब मिल करके नौजवानों को इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपने चरित्र का निर्माण करें, उनमें शील हो, उनमें अनुशासन हो, उनमें मर्यादा हो, उनमें सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा हो, गहरी निष्ठा हो, और उसका अलख जगाएं, तभी ये देश विश्व गुरु बन सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा नौजवानों से, ये काम नौजवान ही कर सकते हैं। नौजवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, तुम्हारे औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। सारी चुनौतियों को
आप जानते हैं, सारे संकट से आप अवगत हैं। सुभी जी ने संकेत कर दिया है, अब मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। बस आइए हम सब एक बने, नेक बने, कदम से कदम मिला करके अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हर तरह का बलिदान देने की का संकल्प लें। मुझे पक्का विश्वास है आने वाला दिन हमारा है, सारी ये शक्तियां ध्वस्त हो जाएंगी, हिंदुस्तान फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में लहराएगा अपना परचम, पूरी दुनिया देखेगी इसको। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को, गुरुजनों को, बुजुर्गों को, जो श्रेष्ठ जन हैं और सारी मातृशक्ति को मैं अपना प्रणाम करके समय का अनुशासन देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। जय, भारत माता की जय। नवीन जी। जी साहब, तो एक बार हमारे अजय जी सभी का परिचय करवा रहे थे, तो उनको बीच में इंटरप्ट किया था। तो अजय जी से अभी अनुरोध करूंगा कि कृपया परिचय करवा दीजिए। उसके बाद में अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापन रहेगा, क्योंकि समय के अनुसार देखा जाए तो समय काफी हो गया है। तो श्रीमान अजय विश्वकर्मा जी, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सभी का परिचय एक बार हो जाए। जी भाई साहब, जैसा कि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं का परिचय करवा दूं। अपने मध्य में श्री राघवेंद्र पांडे जी, आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। आप वर्तमान में दिल्ली पालम में रहते हैं। आपने एमटेक किया हुआ है और आप निजी व्यवसाय करते हैं। आपका सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छा अनुभव है और आप विगत 15 वर्षों से सामाजिक कार्य में, राष्ट्र हित कार्य में लगे हुए हैं। आप यूथ में, राष्ट्रीय युवा शक्ति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है श्री नवीन मिश्रा जी। आप भी मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। आप वर्तमान में दिल्ली उत्तम नगर मटियाला में रहते हैं। आपने मास्टर तक की पढ़ाई की है और आप अभी निजी कंपनी में प्रबंधक के नाते कार्य देख रहे हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति में आप राष्ट्रीय महासचिव दायित्व के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है श्री आनंद मिश्रा जी। आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। आप अभी वर्तमान में पटना में रहते हैं। आपने मास्टर तक की पढ़ाई की है और आप अभी संगठन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय जो मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री दीपक जी। आपका निवास पालम दिल्ली में है। आपने गणित विषय में मास्टर की है और आप अभी शिक्षा केंद्र के संचालक हैं और आप संगठन में राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है श्री रविंद्र त्रिपाठी जी। आप मूलतः उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप दिल्ली में रहते हैं। आपका निजी आईटी कंपनी है और ग्लोबल ट्रेड बाजार में आपका कार्य है। आप संगठन में राष्ट्रीय आईटी प्रमुख के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय बहन श्री मती मीनाक्षी जी। आपका निवास दिल्ली उत्तम नगर मटियाला में है। आप अपना शिक्षण संस्थान चलाती हैं, उसकी संचालिका हैं। आप संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। अगला परिचय है श्री अवध नारायण गुप्ता जी। आप मूलतः बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप अभी दिल्ली में रहते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में कार्यरत हैं। आप संगठन में राष्ट्रीय सचिव के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है श्री गोपाल मरवाणी जी। आप गोपाल जलवानी जी, क्षमा कीजिएगा, गोपाल जलवानी जी हैं आप मूलतः सूरपुर धुलिया महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। आप अपना निजी व्यवसाय है। आप संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी का दायित्व आप निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है संदीप गोयल जी। आप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। आप वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। आपका निजी बर्तन का व्यवसाय है। आप संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और दिल्ली प्रदेश संगठन
के प्रदेश मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है श्री दिलीप जी। आप मूलतः गुजरात प्रांत का निवासी हैं। आपका निजी व्यवसाय है और आप वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और गुजरात प्रदेश के प्रदेश प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। जी मैं चाहूंगा कि आगे अपने जो मंच संचालन है आप विषय लीजिए, परिचय कार्यक्रम। शायद अभी दीपक हमारे जी, साथ भाई में साहब। दीपक जी, हाँ शायद दीपक जी हमारे बीच अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अभी जो जी। हमारे परिचय कर रहे थे अजय विश्वकर्मा जी, ये हमारे संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते कार्य देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इस समय प्रभारी भी हैं और मूलतः आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाले हैं। तो वहीं से ये पूरा उत्तर प्रदेश के लिए अभी प्रभार देख रहे हैं। और हमारे साथ में जो हमारे अधीष्ट कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और इस हमारे कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हम लोगों का होता है कि हम सभी लोग एक छत के नीचे अगर उपस्थित होते तो इस कार्यक्रम का जो मजा आने वाला था, जो इसमें चांद लगने वाले थे, वो और ही उसका अवलोकन करते। लेकिन कुछ इस समय की परिस्थिति को देखते हुए हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन सभी ने निर्णय लिया कि नहीं, इस बार हमें वर्चुअल माध्यम से ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं कि हम लोग नहीं उस टाइम पर अपने इस कार्यक्रम का एक छत के नीचे कर पाए। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम सभी लोग एक छत के नीचे आकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और ये स्थापना दिवस तो हमेशा हर साल मनाया जाएगा और हम सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जैसे कि हमारे बीच में सुबही खान जी और श्रीमान गुप्तेश्वर पांडे जी का वक्तव्य रहा। उन्होंने देश के बारे में, युवाओं का किस तरीके का कर्तव्य होना चाहिए और हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा किस तरीके का कर्तव्य होना चाहिए, हमें ऐसा एक विचार देके गए हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करे। और जितने भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, अगर उन सबको ये विचार बाद में भी याद रहता है कि हमें हमारा क्या कर्तव्य है और हमें अपने भारत देश के लिए किस तरीके से कार्य करना है, अपने धर्म के प्रति कैसे अडिग रहना है, तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है तो इसके मतलब आप जिंदा हैं। और नहीं तो हर कोई दास्ता स्वीकार किए कॉर्पोरेट की जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसमें लगे हैं, व्यस्त हैं, हमेशा व्यस्त रहेंगे जीवन में। और वो कभी जिंदगी क्या है या उनका धर्म क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र धर्म क्या होता है, इनसे वंचित ही रह जाएंगे। तो जो हमारी बहन सुबही खान जी ने दिया है, कृपया आप इन सबको अपने दिमाग में रखें और उस पर एक बार जरूर विचार करने की कोशिश करें। और अभी मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अध्यक्ष राघवेंद्र पांडे जी को, वो धन्यवाद ज्ञापन देकर हमारा जो कार्यक्रम हुआ है उसे संपन्न करेंगे। श्रीमान राघवेंद्र पांडे जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। और आज के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। पहला विषय यह है कि आज अपने मध्य में जिन महानुभावों का अपने को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, श्रीमती सुबही खान जी और परम आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का, आप दोनों ने हम सबके लिए, इस कार्यक्रम के लिए, संगठन के लिए अपना बहुमूल्य समय और कीमती समय आप लोग निकाले, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और ये इसके लिए विशेष आप सभी लोगों का, सभी संगठन के, अपने संगठन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम कहीं अगर कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन जीवंत जूम के माध्यम से यह मनाया जा रहा है,
लेकिन अगर कहीं यह कार्यक्रम धरातल पर होता तो काफी इसकी, जैसा कि नवीन जी ने बताया, इसका झलक ही कुछ अलग होता। लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हमें इसको ऑनलाइन कार्यक्रम को संपन्न करना पड़ा। अभी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले हमने कुछ अभियान तय किया था 15 दिन का। उस 15 दिन के अभियान में अपने सबसे अच्छा कार्य जिसको कहा जा सकता है, महाराष्ट्र प्रदेश से गोपाल जी भाई साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्य हुआ, सदस्यता अभियान वाला कार्यक्रम। इसके लिए गोपाल जी भाई साहब को संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इस तरह से तो धन्यवाद देने की अपनी परंपरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में प्रोत्साहन हो, उत्साह वर्धन हो, इसके निमित्त महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सुंदर कार्य हुआ, दिल्ली में भी बहुत सुंदर कार्य हुआ, मीनाक्षी बहन जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में भी अजय जी के नेतृत्व में और नवीन मिश्रा जी के नेतृत्व में, रविंद्र जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हुआ। क्योंकि वहां का सूची अपने को प्राप्त हुआ, इससे लगा कि नहीं बहुत अच्छा कार्य हुआ है वहां पर। इन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन अपने जो देश में रह करके जिसको कहा जाता है, वहां पर रहकर इस कार्य हुआ। दूसरा कि आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से, जीवंत माध्यम से जितने भी भाई बंधु अपने साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन सभी लोगों को संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्य में ऐसे ही आप सभी लगे रहें। और जो भी अपने को विचार आज महानुभावों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, इसको हम धरातल स्तर पर उतार करके संगठन के माध्यम से राष्ट्र हित में, समाज हित में, भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम सबको चिंतन करते हुए, चिंता नहीं करना है, चिंतन करते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से आगे की दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत माता के लिए राष्ट्र हित में कार्य करें। जैसा कि अपने परम आदरणीय डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी और श्रीमती सुबही खान जी का जो मार्गदर्शन में अपने को प्राप्त हुआ कि सनातन संस्कृति सभ्यता के ऊपर हमें कैसे कार्य करना है, इस भारत माता के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे राम सेतु में गिलहरी ने भूमिका किया, गिलहरी का भूमिका था, उसी तरह से इस राष्ट्र निर्माण में इस संगठन की क्या भूमिका हो सकती है, इसका चिंतन करते हुए हम सभी को आगामी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए, धरातल स्तर पर उतारते हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पूर्ण मनोयोग के साथ में इस कार्यक्रम को आप सभी लोगों ने सफल बनाया। इस कार्यक्रम के लिए सभी दायित्ववान और कार्यकर्ता आप सभी लोगों का